Good morning, students. Welcome to Gaya Guidance Program. Myself, Akash Anand, mathematics teacher, plus 2 high school, both Gaya. Going to continue the session of permutation and combination, class 11th algebra. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में दो क्लासेस कर चुके हैं। तो पहले वाले क्लासेस में मैंने आपको बताया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें आपने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और एडिशन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया था। और सेकंड क्लास में आपने पढ़ा था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट्स को और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज का जो हमारा क्लास होगा, आज की क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन पर फोकस करेंगे। परमुटेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज का क्लास हमारा फुली रूप से कॉम्बिनेशन पर होगा। तो देखिए, आप एक सिनेरियो देख रहे हैं यहाँ पे। इस सिनेरियो में आपको क्या दिख रहा है? इस सिनेरियो में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 3 बॉल हैं। एक आपको रेड कलर का बॉल दिख रहा है, एक आपको ब्लू कलर का बॉल दिख रहा है और एक ग्रीन कलर का बॉल दिख रहा है। यानी 3 बॉल आप डिफरेंट कलर्स के देख रहे हैं। और यहाँ पर 3 बॉल में से अगर 2 बॉल सेलेक्ट करके कॉम्बिनेशन बनाना हो तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, इसको जरा सा हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक रेड बॉल है और एक ग्रीन बॉल है, तो रेड और ग्रीन को लेकर के एक कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, या ग्रीन और ब्लू को लेकर के भी एक कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, और रेड और ब्लू को लेकर भी कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर 3 बॉल में से 2 डिफरेंट कलर के बॉल को लेकर कॉम्बिनेशन तैयार करना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 3 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन में एक बात का ध्यान हम लोग रखेंगे कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इसमें सिलेक्शन मैटर करता है। परमुटेशन में हम लोग क्या देखे थे कि हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट्स में से मतलब n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को लेकर के परमुटेशन जब बनाते थे तो उसमें ऑर्डर मैटर करता था, लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में सिर्फ ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन होता है। तो हम लोग थोड़ा सा कॉम्बिनेशन समझने के लिए उसको परमुटेशन से कंपेयर भी करके देखेंगे। जैसे देखिए, आप देख पा रहे हैं कॉम्बिनेशन के बारे में कि ए कॉम्बिनेशन इज ए सिलेक्शन ऑफ ऑल और part of a set of objects without regard to the order in which objects are selected। यानी हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन क्या होता है कि अगर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है तो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से आप कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेकर के कॉम्बिनेशन बनाते हैं, या उसमें सारे के ऑब्जेक्ट्स को लेकर के आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और तो उसमें उसका ऑब्जेक्ट का सिर्फ सिलेक्शन होता है, उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखिए कि फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव ए सेट ऑफ 3 लेटर्स। मान लीजिए कि हमारे पास ए सेट ऑफ 3 लेटर्स है, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। तो इन 3 लेटर्स में से अगर 2 लेटर को लेकर के हमको कॉम्बिनेशन बनाना है तो कॉम्बिनेशन होगा ए बी, ए सी और बी सी। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। अब देखिए, इस सिनेरियो में, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि परमुटेशन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए डिफिनिट ऑर्डर। परमुटेशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट होता है इन ए डिफिनिट ऑर्डर, लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नो रोल ऑफ ऑर्डर। यानी कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का सिर्फ सिलेक्शन होता है, उसमें ऑर्डर का कोई रोल नहीं होता है। आप एक कॉम्पैरेटिव स्टडी भी कर लेते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच। आप देखिए, थोड़ा सा परमुटेशन पर हम लोग चर्चा करते हैं कि मान लीजिए कि आपको अल्फाबेट के 3 लेटर्स दिए गए हैं, कैपिटल ए, बी और सी, और आपको इन 3 लेटर्स का इस्तेमाल करके नंबर ऑफ इन 3 लेटर में 2 ही लेटर का इस्तेमाल करना है और बनाना है आपको नंबर ऑफ परमुटेशन। तो आप क्या करिएगा, ए बी, ए सी और बी सी लीजिएगा, ए बी, ए सी और बी सी। लेकिन अगर ए बी है तो अगर हम इस ऑर्डर को चेंज करें तो ए बी हो जाएगा बी ए सी हो जाएगा सी ए और बी सी हो जाएगा सी बी। यानी देखिए कि यहाँ पर 6 डिफरेंट अरेंजमेंट बन गए हैं। यानी ए, बी और सी, ये 3 कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट हैं, इनमें मतलब 2 को लेकर के हमको परमुटेशन बनाना है, तो यहाँ 6 परमुटेशन पॉसिबल है। लेकिन कॉम्बिनेशन में देखिए कि अगर ए, बी और सी को लेकर के अगर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो ए बी, ए सी और बी सी 3 ही कॉम्बिनेशन बनेगा। इसका कारण यह है कि ए बी और बी ए यहाँ पर एक ही चीज माना जाएगा। यानी ए बी और बी ए दोनों एक ही चीज इसलिए माना जाएगा क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। यहाँ ए सी है, एसी हो या सी हो सेम माना जाएगा, उसी तरह से बीसी हो या सीबी हो सेम माना जाएगा। यानी यहाँ पर परमुटेशंस तो 6 बन रहे हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन तो मात्र 3 ही बन रहे हैं। उसी प्रकार अगर ए, बी और सी इन तीनों लेटर्स को लेकर के अगर परमुटेशन तैयार किया जाए तो परमुटेशन इसमें कितने पॉसिबल्स होंगे, 6 परमुटेशन यहाँ भी बनेंगे, ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी, सी ए बी और सी बी ए। यानी क्या यहाँ पर ऑर्डर मैटर कर रहा है। यानी कि यहाँ पर ए, बी और सी तीनों अल्फाबेट के लेटर को लेकर के 6 परमुटेशंस बनाया जा सकता है, लेकिन कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो सिर्फ ए बी सी एक मात्र बनेगा।
यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर ए बी और सी 3 लेटर को लेकर के परमुटेशन जो बना रहे हैं, तो ये परमुटेशन तो 6 बन रहा है, लेकिन कॉम्बिनेशन जो है एकमात्र बनेगा, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, यानी सारे इसमें ए बी सी ही माने जाएंगे। तो इस प्रकार आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंसेज है। अब देखिए अगला जो स्लाइड है, इसमें आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। आप परमुटेशन फॉर्मूला पढ़े थे एनपीआर, तो एनपीआर में आपने क्या पढ़ा था कि एन ऑब्जेक्ट्स में से, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से अगर आर ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ परमुटेशन जो बनते हैं उसको हम एनपीआर से डिनोट करते हैं। और एनपीआर का वैल्यू क्या आपने पढ़ा था, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। लेकिन अभी हम लोग कॉम्बिनेशन के लिए भी एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं और हम लोग देखेंगे भी कि ये फॉर्मूला कैसे आया है। लेकिन थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे समझ लें, ए कॉम्बिनेशन इज ए ग्रुपिंग और सबसेट ऑफ आइटम्स फॉर ए कॉम्बिनेशन द ऑर्डर डज नॉट मैटर। ये तो हम लोग जानते ही हैं। यहाँ सी एन आर या एनसीआर का मतलब क्या हुआ कि एन ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल एन ऑब्जेक्ट्स हैं, और एन ऑब्जेक्ट्स में से हम आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं, तो उसको हम लोग एनसीआर से डिनोट करते हैं। डिनोट करने का तरीका ये भी है, यानी एन ऑब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा स्मॉल एन है, और उसमें हम आर ऑब्जेक्ट, स्मॉल आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, और जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो एनसीआर बन रहा है। और एनसीआर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये फैक्टोरियल एन अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल होगा। तो ये फॉर्मूला कहां से जनरेट हुआ, अब हम लोग थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए हम लोग अब बोर्ड के माध्यम से देखेंगे कि ये फॉर्मूला हम लोगों को कहां से जनरेट हुआ। देखिए यहाँ पर है थ्योरम 5, आप देख रहे हैं कि NPR इज इक्वल टू NCR इंटू आर फैक्टोरियल, जहां आर का वैल्यू 0 से बड़ा है लेकिन लेस एन इक्वल टू n है। तो देखिए हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं कि ये फॉर्मूला क्या कहता है हम लोगों को। तो आइए हम लोग इस बोर्ड पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए हमारा थ्योरम 5 जो है वो थ्योरम 5 क्या कह रहा है, थ्योरम 5 ये कह रहा है कि एनपीआर का जो वैल्यू है वो बराबर है एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल, जहां पर कि आर का वैल्यू जो है इस तरीके से है, देख पा रहे हैं आप लोग। देखिए अब यहाँ पर इसको समझना है हम लोगों को। देखिए एनसीआर का मतलब तो आपको पता ही है, एनसीआर का मतलब होता है कि अगर टोटल एन ऑब्जेक्ट्स हैं और एन ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अगर हम कोई कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन जो होगा उसकी संख्या एनसीआर से रिप्रेजेंट होती है। तो ये तो आप समझ रहे हैं कि एनसीआर क्या होता है। लेकिन आप बताइए कि एनसीआर जो है ये कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को तो हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। आपने पढ़ा था पहले के क्लासेस में कि अगर कोई एन ऑब्जेक्ट्स है और एन ऑब्जेक्ट्स का नंबर ऑफ परमुटेशन निकालना है तो एन फैक्टोरियल हम लोग करते हैं उसका। अगर टोटल एन ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो एन ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग नंबर ऑफ परमुटेशन निकालते हैं तो वो एन फैक्टोरियल होता है, लीनियर परमुटेशन में आपने पढ़ा था, है ना। और अगर ये भी आपने पढ़ा था कि एनपीआर का मतलब क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट्स में से अगर आर ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करते हैं और उनका नंबर ऑफ परमुटेशन निकालते हैं तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है, ऐसा आपने पढ़ा था। तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग को ये समझना है, ये फॉर्मूला तो हम लोग जान रहे हैं। अब यहाँ पर एनसीआर जो है हम एनसीआर और एनपीआर के बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर एनपीआर का जो वैल्यू होगा यानी नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम, तो अगर इसका हम लोग वैल्यू लिखते हैं तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट्स में से अगर आर ऑब्जेक्ट का हम लोग लेकर के एक कॉम्बिनेशन बनाएं, तो आर ऑब्जेक्ट को चूंकि हम आर ऑब्जेक्ट को हम लोग सेलेक्ट किए हैं तो आर ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से हम परमुटेशन बना सकते हैं, तो ये फैक्टोरियल आर तरीके से कर सकते हैं। यानी ये तो क्लियर हो गया कि एनपीआर का वैल्यू जो है एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल होता है कि नहीं। देखिए एनसीआर का मतलब क्या हुआ कि एन ऑब्जेक्ट्स में से हम आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो एनसीआर बनेगा। तो चूंकि ये हमारा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है आर, तो आर जो ऑब्जेक्ट्स है उसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं या परमुटेशन कर सकते हैं, तो आर फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जितना हम सेलेक्ट किया है उसमें अगर आर फैक्टोरियल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन निकल जाएगा। तो आई थिंक ये आपको क्लियर भी हो गया होगा। लेकिन आप थोड़ा सा इसमें हम आगे बढ़ते हैं और देखिए आप यहाँ पर इस चीज को आप थोड़ा देखिए कि अगर हमको एनसीआर का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि मेनली तो हमको फॉर्मूला एनसीआर का जानना है। तो एनपीआर का फॉर्मूला तो आप पढ़ चुके हैं कि एनपीआर जो होता है वो होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसा तो आप जानते ही हैं।
और यहाँ पर एनसीआर को एनसीआर लिख देते हैं और इनटू आर फैक्टोरियल है। तो ये आर फैक्टोरियल इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड करेगा, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल और इनटू यहाँ पर आ जाएगा आर फैक्टोरियल, तो ये आपका एनसीआर का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो देखिए बेसिकली हम लोग को ये फॉर्मूला मिल गया कि एनसीआर यानी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, है ना। तो ये आपका एनसीआर का फॉर्मूला है। ये दिस इज द मोस्ट बेसिक फॉर्मूला फॉर कॉम्बिनेशन, इसको हम लोग याद रखेंगे। तो ये फॉर्मूला से आपका बेसिकली सारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होगा। अब देखिए इसमें थोड़ा कुछ स्पेशल केसेज हैं, उस पर भी थोड़ा हम लोग को गौर करने की आवश्यकता है। अब देखिए क्या स्पेशल केसेज हैं इसको आप समझिए। यहाँ पर है कि अगर हम लोग अगर एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अगर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एन ऑब्जेक्ट्स में से अगर आर ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करके कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ऐसा तो भी हो सकता है कि एन ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें एन मतलब सारे ऑब्जेक्ट को लेकर के अगर कॉम्बिनेशन बनाया है तो हम उसको क्या लिखेंगे, तब तो हम उसको लिखेंगे एनसीएन, है ना। उस समय क्या था कि हम एन और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट को लेकर के हम कॉम्बिनेशन बनाते थे तो एनसीआर लिखते थे। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एन है और एन ही ऑब्जेक्ट को लेकर के हम एक कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे तो वो तो एनसीएन होगा। और तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम एनसीआर का फॉर्मूला है उसमें आर की जगह पर यहाँ पर एन पुट कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूला में अगर आप देखिए उस तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपका एन फैक्टोरियल है और यहाँ पर आपका आर फैक्टोरियल है, तो इसको हम एन फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आपका लिख सकते हैं n माइनस आर भी फिर लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया, यहाँ हो गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इनटू 0 फैक्टोरियल। और आपने पढ़ा है कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, तो ये इससे एक बार में कट जाएगा और इसका वैल्यू भी 1 होता है तो 1 बाय 1 यानी 1 आएगा, यानी एनसीएन का जो वैल्यू है वो 1 आएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर n ऑब्जेक्ट है और सारे ऑब्जेक्ट को यानी n ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अगर कॉम्बिनेशन बनाना चाहें तो एनसीएन का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। तो ये आप समझ चुके हैं कि ये कंडीशन क्या है। चलिए अब हम लोग एक और कंडीशन पे विचार करते हैं। इस कंडीशन को तो आप समझ ही गए हैं, एक और कंडीशन पे हम लोग विचार करते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और हम कॉम्बिनेशन n ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसमें से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट ही ना करें तो क्या होगा, यानी अगर n ऑब्जेक्ट्स में से अगर 0 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाए यानी नो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाए तब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या हो सकता है। उस स्थिति में तो हम उसको लिखेंगे NCR नहीं बल्कि NC0, क्योंकि R का वैल्यू यहाँ पर 0 हो गया। यानी हम लोग यानी n ऑब्जेक्ट्स में से किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे हम लोग, तो यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में हम R का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऊपर में n फैक्टोरियल हो जाएगा और r की जगह पर हम लोग यहाँ पर 0 फैक्टोरियल लिखेंगे और फिर इसको n माइनस 0 फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्या होगा, ये n फैक्टोरियल नीचे 0 फैक्टोरियल और यहाँ आपका ये भी n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल एक बार में कट गया। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है तो 1 बाई 1 यानी 1 आ गया। इसलिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि n का वैल्यू और NC0 का वैल्यू ये दोनों का ही वैल्यू जो है 1 आ रहा है। इसको आप समझिए। इसका मतलब आप क्या समझ पा रहे हैं, इसका मतलब ये समझ पा रहे हैं कि आपने n ऑब्जेक्ट में से n ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करके कॉम्बिनेशन बनाया तो आपने रिजेक्ट कितने कॉम्बिनेशन ऑब्जेक्ट को किया आपने, अगर ये ऐसे समझिए कि अगर n ऑब्जेक्ट्स में से आपने n ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया तो आपका रिजेक्शन क्या होगा, ऑब्जेक्ट का रिजेक्शन तो 0 हो गया ना, तो रिजेक्शन भी एक तरह का सिलेक्शन ही है। तो इसलिए अगर NCN का वैल्यू 1 है तो NC0 का वैल्यू भी 1 ही होगा। इस बात को हम लॉजिकली ऐसे समझ सकते हैं। तो यानी अब जो फॉर्मूला था आपका NCR का, इस फॉर्मूला में अब हम लोग हम यहाँ पर जो R का वैल्यू है हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू हो सकता है, यानी आपका जो R का जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, यानी कि इक्वलिटी यहाँ पर होल्ड करेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये आप लोग समझ चुके हैं, यही बेसिक फॉर्मूला था इस चैप्टर का, ठीक है। अब जो है देखिए अब हम आते हैं थ्योरम 6 पे। देखिए थ्योरम 6 क्या कहता है, थ्योरम 6 कहता है कि यहाँ पर देख लीजिए कि अब जो हमारा है थ्योरम 6, इसमें कहा जा रहा है कि NCR प्लस NCR माइनस 1 का वैल्यू n प्लस 1 CR होता है। ये कैसे होता है, देखिए यहाँ पर एक बात को समझना होगा कि इसको हम लोग मैथमेटिकली समझ सकते हैं। देखिए थ्योरम 6 जो है इसको मैथमेटिकली हम लोग समझ सकते हैं। अभी तक जो मैंने आपको बताया था ये फंडामेंटल्स था। अब हम लोग देखिए बोर्ड पर इसको समझते हैं कि ये किस तरीके से आ सकता है, इसको हम लोग को समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए हमारा थ्योरम 6 जो है वो कहता है कि NCR
और प्लस एन सी आर माइनस वन, इसका वैल्यू जो है वो एन प्लस वन सी आर होता है। अब ये कहां से आया है इसको मैथमेटिकली समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अभी आप फार्मूला भी पढ़े हैं, इसका हम प्रूफ आपको बता रहे हैं। देखिए एन सी आर और प्लस एन सी आर माइनस वन का वैल्यू निकालें तो इसका वैल्यू क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, इस तरह से लिखते हैं। और एन सी आर माइनस वन को क्या लिखते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल और इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, इस तरह से फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल और यहाँ से आपका हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल और ये आपका हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल के प्रॉपर्टीज का थोड़ा हम लोग इस्तेमाल कर लें तब क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम इसको फैक्टोरियल के प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जब करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको एन फैक्टोरियल को एन फैक्टोरियल बना देते हैं, आर फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं आर माइनस वन फैक्टोरियल, आर माइनस वन आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, इसको हम लिख सकते हैं, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं ये जो आपका आर फैक्टोरियल है तो आर फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, आर फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर एन माइनस आर फैक्टोरियल है तो एन माइनस आर फैक्टोरियल जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इसको एन माइनस आर फैक्टोरियल डाले देते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप एन फैक्टोरियल, यहाँ पर आर माइनस वन फैक्टोरियल है, इसको आप लिख सकते हैं एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। देखिए फैक्टोरियल के प्रॉपर्टीज का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। हमने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि आर माइनस वन फैक्टोरियल है तो यहाँ आर माइनस वन फैक्टोरियल कैसे आएगा, आर फैक्टोरियल को हम आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए आर माइनस वन फैक्टोरियल है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर एन माइनस आर फैक्टोरियल है, यहाँ एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल है तो इसको भी हम एन माइनस आर फैक्टोरियल के रूप में लिखना चाहें तो इसको हम लिख देते हैं एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल और एक घटा करके एन माइनस आर फैक्टोरियल कर देते हैं। अब ऐसा करने से क्या होगा, अब हम लोग इससे क्या होगा कि कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या कॉमन निकाल सकते हैं, आप देख लीजिए यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए ऊपर में n फैक्टोरियल है तो ऊपर से n फैक्टोरियल कॉमन कर लेंगे और नीचे में क्या कॉमन कर सकते हैं, तो नीचे में हम कॉमन कर सकते हैं r माइनस वन फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ r माइनस वन फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल को हम लोग कॉमन कर ले रहे हैं। तो जब कॉमन कर ले रहे हैं तो अब बचेगा क्या हमारे पास, तो यहाँ बच गया 1/r और यहाँ पर बच गया 1/r और यहाँ क्या बच गया 1/n माइनस आर प्लस वन, यहाँ पे बच गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल और यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा r इंटू एन माइनस आर प्लस वन। अब देखिए यहाँ से क्या होगा n माइनस आर प्लस वन, है ना, ये आपका n माइनस आर प्लस वन होगा और यहाँ प्लस r हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा r से r, तो यहाँ बच जाएगा क्या हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा फिर n फैक्टोरियल यहाँ पे बचा हुआ है और ये आपका हो जाएगा n प्लस वन, है ना, और नीचे हो जाएगा r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल और इंटू r इंटू n माइनस आर प्लस वन, इस तरह से आ गया। तो देखिए n माइनस वन फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल है इंटू n प्लस वन है तो हम इसको लिख सकते हैं n प्लस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और देखिए नीचे क्या है, r माइनस वन फैक्टोरियल है और इंटू r है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम सीधा r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और नीचे आप देख रहे हैं कि n माइनस आर और n माइनस आर प्लस वन है तो इसको हम लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस वन है तो हम इसको लिख सकते हैं n प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल, इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो अब इसको आप अगर इसको कंपेयर कीजिएगा एनसीआर के फॉर्मूला से तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं n प्लस वन और इसको CR लिख सकते हैं। देख लीजिए ये फॉर्मूला जो आपका एनसीआर का होता है वो क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल लिखते हैं ना। तो अब n की जगह पर क्या हो रहा है कि हमारा n प्लस वन फैक्टोरियल आ रहा है, r के, है ना, और r की जगह पर तो r ही है लेकिन n माइनस r की जगह पर क्या है n प्लस वन माइनस r है तो जहाँ पे n है उसके जगह पर हम n प्लस वन पुट करेंगे। तो देखिए हमारा जो रिजल्ट है वो आ चुका है, यही हम लोग को प्रूव करना था कि NCR प्लस n इंटू सी आर माइनस वन, ये n प्लस वन सी आर के बराबर होगा। तो ये ऐसा हम लोग प्रूव कर चुके हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दैट मस्ट बी कीप्ट इन माइंड क्योंकि इससे हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को
सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसमें एक विशेष बात मैं आपको बताना भूल गया था, उसको भी थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं मैं। देखिए यहाँ पर आपको एक बात को ध्यान में रखना होगा कि अगर NCA इक्वल टू अगर NCB के बराबर दिया हुआ है, यानी अगर NCA यानी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब n ऑब्जेक्ट्स में से अगर a स्मॉल a ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके अगर हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, n ऑब्जेक्ट में से अगर स्मॉल a ऑब्जेक्ट को लेकर के अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ये NCA है और ये NCB है ना। तो यहाँ पर a बराबर क्या होगा, a बराबर b होता है इसमें, a बराबर क्या होता है इसमें, a इक्वल टू b होता है, या फिर ये भी हो सकता है कि a प्लस b इक्वल टू n हो सकता है। ये दो कंडीशन है, आप याद रखिएगा। यानी NCA यानी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब n ऑब्जेक्ट्स में से a स्मॉल a ऑब्जेक्ट को लेकर के कॉम्बिनेशन बनाते हैं, n ऑब्जेक्ट्स में से अगर स्मॉल b ऑब्जेक्ट को लेकर के कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो ये दोनों कॉम्बिनेशन जो हैं अगर इक्वल हैं तो या तो आइदर a इक्वल टू b होगा या a प्लस b इक्वल टू स्मॉल n होगा, ऐसा हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब जो है अब हम लोग इस पर एक प्रॉब्लम देखते हैं। जरा देखिए अब हम लोग इस पर एक प्रॉब्लम इस पर आप देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एग्जांपल 17 जो आप देख रहे हैं कि इफ NC9 इक्वल टू NC8 फाइंड द वैल्यू ऑफ NC17 का वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, इस तरह का जनरल प्रॉब्लम है जो इस फॉर्मूला पर ही बनेगा। देखिए फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन जब तक उस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको लगेगा पढ़ने का क्या फायदा होगा इस फॉर्मूले का। तो इसीलिए चलिए एक प्रॉब्लम भी इस पर देख लेते हैं। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि NC9 इज इक्वल टू NC8 और आपको वैल्यू किसका निकालना है, NC17 का, है ना। तो इसका वैल्यू आप कैसे निकालिएगा, देखिए यहाँ पर जो आपको इक्वालिटी यहाँ पर दिया हुआ है, फॉर्मूला लगाइएगा NC9 का, तो ये n फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल, इसको आप लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल और n माइनस 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, है ना। अब जो है इसको आप देखिए यहाँ पे n फैक्टोरियल है यहाँ पे और इसको क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इसको लिख ही सकते हैं। और ये जो है इस तरह से इसको अगर लिख सकते हैं तो ये n माइनस 9 फैक्टोरियल इधर है और इधर आपका जो है n फैक्टोरियल है, यहाँ पर 8 फैक्टोरियल है, यहाँ पर n माइनस 8 इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं एक घटाते हुए। अब क्या ऐसा करने से क्या हुआ कि आपका n माइनस 9 फैक्टोरियल से n माइनस 9 फैक्टोरियल जो है कैंसिल हो गया, है ना। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आपका आ गया 1/9 इक्वल टू 1/n माइनस 8। तो यहाँ पर आपका 9 इक्वल टू n माइनस 8 आ गया। तो n का वैल्यू आपको कितना आ गया, 17 निकल के आ गया। n का वैल्यू आपका जो 17 निकल के आ गया, तो आपको इसी का वैल्यू निकालना है ना, NC17 का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, 17C17 कर सकते हैं। और NCN का वैल्यू आपको पता है कि NCN का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, पढ़ा है ना। NCN का वैल्यू 1 होता है, जस्ट हमने बताया था। तो इसका वैल्यू 1 निकल के आ गया, फॉर्मूला से भी आप निकाल के देख सकते हैं। चलिए ये क्लियर हो गया हमारा प्रॉब्लम। अब देखिए हम लोग अब इस पर आते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या है कॉम्बिनेशन के, इस पर हम बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि ए कमिटी ऑफ 3 पर्संस इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women. In how many ways can this be done? How many of these committees would consist of 1 man and 2 women? देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक कमेटी ऑफ 3 पर्सन, यानी 3 पर्सन का हम लोग को कमेटी बनाना है। हम लोग को 3 लोगों का एक कमेटी बनाना है और वो मतलब एक कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी 3 पर्सन का एक कमेटी बनाना है। किसमें से 2 आदमी का एक ग्रुप है, यानी 2 मेन का ग्रुप है, 2 पुरुष का ग्रुप है और 3 महिला का ग्रुप है। उससे हमको बनाना है 3 पर्सन का कमेटी। तो इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, तो ये कितने तरीके से बनाया जा सकता है कमेटी। तो एक क्वेश्चन तो इसमें ये है, और इसके साथ साथ एक चीज और इसमें कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। मतलब एक मैन को लेकर, अगर 3 आदमी का कमेटी है तो एक मैन को लेकर के और 2 वुमेन का लेकर के फिर कितने कमेटी बनाया जा सकते हैं, तो ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम तो हम लोग समझ चुके हैं कि प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है, कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें कमेटी बनाने के लिए पर्संस का सिलेक्शन करना है, आइदर मेल का या फीमेल का। तो देखिए यहाँ पर हमारा मतलब कि क्या है, मैन की संख्या कितनी है,
मेन यहाँ पर कितने हैं, मेन का संख्या यहाँ पर 2 है, वुमेन का संख्या कितना है, तो वुमेन का संख्या यहाँ पर 3 है। टोटल यहाँ पर कितना हो गया, तो 2 + 3 यानी 5 पर्सन्स हो गए। पर्सन्स में मेन और वुमेन दोनों आ जाएंगे। अब देखिए कमेटी हमको 3 लोगों का बनाना है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग कमिटी ऑफ 3 पर्सन्स का कमिटी बनाना है। तो 3 पर्सन्स में मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे। तो देखिए हमारे पास टोटल मिला के तो 5 पर्सन्स हैं, लेकिन चूंकि हमको 3 ही आदमी को सिलेक्ट करके कमिटी बनाना है, तो जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा 5C3 का होगा। और 5C3 का होगा तो फार्मूला पे बैठाएंगे, तो NCR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 5 फैक्टोरियल हो गया, ये 3 फैक्टोरियल हो गया और ये आपका 2 फैक्टोरियल हो गया, है ना। तो 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल यहाँ छोड़ देते हैं। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 × 1 2 ही होगा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा और ये 2 × 2 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। यानी यहाँ पे 10 तरीके से हम लोग बना सकते हैं 3 पर्सन्स का कमिटी। तो ये पहला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरा पार्ट में क्या कहा जा रहा है, पहला पार्ट तो आप समझ गए कि 2 मेन और 3 वुमेन को लेकर के कमिटी बनाना, मतलब 2 मेन और 3 वुमेन का ग्रुप था अलग अलग, तो यानी 5 पर्सन हो गए। तो अब आपको 3 पर्सन को लेकर के कमेटी बनाना है। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि या तो सारे मेल को लेकर के हम कमेटी बना सकते हैं या सारे फीमेल को लेकर के बना सकते हैं, है ना, या दोनों को मिला के भी बना सकते हैं। तो इसलिए कॉम्बिनेशन जो है 5C3 बनेगा। लेकिन अब देखिए, अब आपका जो सेकंड पार्ट ये क्वेश्चन का है ये थोड़ा बदल गया है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, सेकंड पार्ट में इसमें कहा जा रहा है कि हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटी वुड बी कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। अब यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन आ गया कि आप जो कमेटी बनेगा उसमें एक ही मैन होना चाहिए और 2 वुमेन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कमिटी फॉर्म विथ 1 मैन एंड 2 वुमेन, एक मैन और 2 वुमेन से कमेटी कितने तरीके से बनाया सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग को यह समझना है कि अगर हमको 2 मेन में से एक मेन को सिलेक्ट करना है तो कॉम्बिनेशन क्या बनाएंगे, 2C1 बनाएंगे। देखिए ये हम मेन के लिए कर रहे हैं कि 2 मेन में से एक ही मेन को लेना है ना, तो 2 मेन में से एक मेन को सिलेक्ट करना है तो 2C1 होगा, मेन के सिलेक्ट करने का जो कॉम्बिनेशन होगा। और अगर हमको वुमेन को लेना है तो वुमेन हमारे पास कितने हैं, 3 है, लेकिन 3 में हमको 2 ही को सिलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर अब चूंकि जो कमेटी बनाना है उसमें दोनों ही को लेना है, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग यहाँ पर एडिशन प्रिंसिपल लगा दें, क्योंकि एडिशन प्रिंसिपल तब लगता है ना जब मेल या फीमेल दोनों में से किसी एक को लेना होता है। लेकिन यहाँ पर जो कमेटी बनेगी उसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे, मैन और वुमेन दोनों होंगे, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल काम करेगा, है ना। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो ये इसको अगर हम इसको बनाए हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल और इंटू 2 माइनस 1 फैक्टोरियल ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो देखिए यहाँ पर ये 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू तो 1 ही होगा, तो इसका वैल्यू तो आपका 2 होगा, और इसका 3 फैक्टोरियल का 2 फैक्टोरियल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3, इसका वैल्यू 3 लिख सकते हैं। तो यानी 6 तरीका होगा इस तरह से बनाने का। तो चलिए हम लोग ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर चुके हैं और हम लोग अब अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रॉब्लम जो है ये प्लेइंग कार्ड पर आधारित है। देखिए अगला प्रॉब्लम बताने के पहले मैं आपको थोड़ा ताश के पत्तों के बारे में जानकारी दे देना चाहता हूं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं या परमुटेशन कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम होते हैं, उसमें हमेशा प्लेइंग कार्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आपको थोड़ा सा प्लेइंग कार्ड के बारे में कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं। देखिए प्लेइंग कार्ड जो होता है, प्लेइंग कार्ड में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, यानी प्लेइंग कार्ड में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, और ये जो 52 कार्ड्स हैं वो 4 सीट्स में बटे होते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 सीट्स कौन कौन सा है। पहला जो सीट्स है इसको बोलते हैं क्लब, इस तरह के जो कार्ड के जो पत्ते होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्लब, है ना। अब देख रहे हैं क्लब है, और ये जो है स्पेड है, ये क्लब है, इसका 13 कार्ड का क्लब हुआ, ये पहला सीट हो गया। दूसरा आपका स्पेड है, इसमें भी 13 कार्ड होते हैं, और उसके बाद ये देखिए हार्ट है, इसमें भी 13 कार्ड, और ये डायमंड है, इसमें भी 13 कार्ड। यानी आप देख रहे हैं कि प्लेइंग कार्ड में जो 52 कार्ड्स होते हैं वो 13 कार्ड्स के 4 सीट्स होते हैं,
तो जो पहला सीड्स है इसको हम लोग क्लब बोलते हैं, दूसरा जो है इसको स्पेड बोलते हैं, तीसरा जो है इसको हार्ट बोलते हैं और चौथा जो है इसको हम लोग डायमंड बोलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि क्लब और स्पेड जो होता है वो ब्लैक कलर का कार्ड होता है और हार्ट और डायमंड जो होता है वो रेड कलर का कार्ड होता है। यानी इस तरह से अगर आप पूछा जाए आपसे कि प्लेइंग कार्ड में रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं और ब्लैक कलर के कितने कार्ड होते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि 26 कार्ड ब्लैक होता है और 26 कार्ड क्या होता है, रेड होता है। ठीक है, और इसके बाद और इसके आगे जानिए। देखिए प्लेइंग कार्ड में जो 13 सीट्स होते हैं, 13 कार्ड का जो 4 सीट्स होता है, सब में 3 को फेस कार्ड होता है। जैसे आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपको जैक दिख रहा है, क्वीन दिख रहा है और किंग दिख रहा है। किंग होता है बादशाह, क्वीन बेगम और जैक होता है गुलाम। ये फेस कार्ड कहलाता है। तो आप चारों सेट जो देख रहे हैं, सीट्स देख रहे हैं, चाहे स्पेड हो, चाहे क्लब हो, चाहे क्लब हो, चाहे स्पेड हो, चाहे हार्ट हो, चाहे डायमंड हो, ये सब में 3 कार्ड जो है आपका फेस कार्ड होता है। और फेस कार्ड में कौन कौन होता है, किंग, क्वीन और जैक। देखिए किंग है, क्वीन है और जैक है, यानी किंग बादशाह, क्वीन बेगम और जैक जो होता है गुलाम होता है। तो अब 3 कार्ड तो आप समझ गए कि हर सीट्स में हमको 3 को फेस कार्ड मिल जाएगा। लेकिन बाकी का जो कार्ड होगा वो नंबर कार्ड होगा, लेकिन नंबर कार्ड जो होगा वो 1 to 10 नहीं होगा, A to 10 होगा। यानी पहला जो 1 है, 1 की जगह पर A होता है, यानी 1 नहीं एग्जिस्ट करता है, 1 के बदले A होता है। A फॉर एस होता है, ACES, जिसको हम इक्का भी बोलते हैं। तो देखिए सब में आप देख रहे हैं कि पहला कार्ड A से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी 1 नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। पहला कार्ड जो है वो A से रिप्रेजेंट किया गया है। और बाकी के जो कार्ड्स हैं 2 से लेकर 10 तक हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है ना। यानी अब कार्ड जो है 1 to 10 नहीं है, A to 10 है ना। और 10 कार्ड के साथ साथ हर में 3 फेस कार्ड है। तो आई थिंक आप समझ गए कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लेइंग कार्ड में, है ना। प्लेइंग कार्ड में आपका 13 कार्ड हो गया क्लब का, 13 कार्ड हो गया स्पेड का, 13 कार्ड हो गया हार्ट का, 13 कार्ड हो गया डायमंड का। और हर सीट्स में आपका 3 फेस कार्ड होता है। देखिए फेस कार्ड को भी हम आपको एक नीचे रिप्रेजेंट किए हैं इस तरीके से, देख लीजिए। ये आपका फेस कार्ड को हम अलग से दिखला दिए हैं, देख लीजिए। ये आप हमेशा कार्ड में पहचानिएगा, जिस कार्ड में ये काला पान का पत्ता जैसा बना रहेगा उसको समझिएगा कि स्पेड है। और जिस कार्ड में आपको बरगद जैसा का पेड़ जैसा दिखेगा ब्लैक कलर का, वो समझ लीजिए कि वो क्लब है। और हार्ट जो है आप तो सभी लोग जानते हैं कि हार्ट का सिंबल क्या होता है, रेड कलर का है। तो ये हार्ट का कार्ड है और ये डायमंड का कार्ड है। ठीक है, तो ये आई थिंक आप लोग इसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने में इसका बहुत जरूरत पड़ने वाला है। तो चलिए हम लोग अगला जो प्रॉब्लम देखते हैं वो प्लेइंग कार्ड से ही देखते हैं, कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है पहले आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए थे, जब 11 से भी क्वेश्चन पूछे जाते थे बोर्ड में। देखिए यहाँ पे What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing card? यानी आपको 52 प्लेइंग कार्ड का एक पैक है, तो 52 कार्ड में से आपको 4 कार्ड्स को सिलेक्ट करने का कितना तरीका होगा। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन का बात आ रहा है कि 52 कार्ड में से हमको 4 कार्ड को सिलेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है। तो एक काम तो हमको ये करना है कि 52 कार्ड में से 4 कार्ड को चुन करके कॉम्बिनेशन बनाएंगे। कितने तरीके होंगे, एक तो हमको ये पूछा जा रहा है, इसके साथ साथ हमको 5 क्वेश्चन और पूछे जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सीट, जो चारों कार्ड आप चुन रहे हैं वो चारों कार्ड सेम सीट्स के हों, उसका कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है। और 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सीट्स, जो चारों कार्ड हम चुन रहे हैं ये चारों कार्ड डिफरेंट सीट्स से आएंगे, उसका कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है। और ये जो चारों कार्ड हैं वो फेस कार्ड हो जाए, उसका कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है। उसके बाद इसमें 2 कार्ड रेड कार्ड हो जाए और 2 कार्ड ब्लैक कार्ड हो जाए, उसका कितना कॉम्बिनेशन बनेगा। और कार्ड ऑफ द सेम कलर, और जो चारों कार्ड्स हैं वो सेम कलर के हो जाए, उसका कितना कॉम्बिनेशन बनेगा। यानी देखिए क्वेश्चन तो छोटा सा है, लेकिन इस छोटे से क्वेश्चन में बहुत सारे और भी क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। तो इसको अच्छे से समझिएगा आप लोग। देखिए हम आपको बताते हैं, इसको बोर्ड पे हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखिए कार्ड का जो प्रॉब्लम होता है ना, वो आपको प्रोबेबिलिटी में भी बहुत सारा पूछा जाता है और कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में तो पूछा जाता ही है। इसलिए आप इस कार्ड के कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखिएगा। देखिए हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स हमारे पास है 52, यानी n बराबर हमारा 52 है। और कितने कार्ड को हमको सिलेक्ट करना है, तो r का वैल्यू यहाँ पर 4 है, यानी हमको 4 कार्ड को सिलेक्ट करना है। तो हमारा NCR का वैल्यू क्या हो जाएगा, NCR का वैल्यू हो जाएगा 52C4, यानी 52 कार्ड्स में से हमको 4 कार्ड को सिलेक्ट करना है। तो पहला जो क्वेश्चन आपका जो मेन क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड को सिलेक्ट करने का कितना तरीका होगा। तो फॉर्मूला NCR लगाएंगे, जो भी हमने आपको बताया है।
और उस फॉर्मूला के हिसाब से अगर आप देखिए तो क्या हो जाएगा, एनसीआर का फॉर्मूला पता ही है आपको, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 52 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 52 माइनस 4 फैक्टोरियल, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये 52 फैक्टोरियल है, नीचे 4 फैक्टोरियल है और यहाँ आपका 48 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। और इसको आप जब सॉल्व करिएगा तो देखिए 52 को आप क्या लिख सकते हैं, 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 लिख सकते हैं और ये तक 48 फैक्टोरियल लिख दीजिएगा। ऐसे करने से काटने में आसानी हो जाएगा। और नीचे तो 48 फैक्टोरियल है ही और यहाँ 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो 4 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, एक नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 48 फैक्टोरियल से 48 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये अब जो है 4 से इसको 13 बार में काट दीजिए, है ना। और ये आपका जो है 25 बार में कट जाएगा, इससे दो ये जो 51 है वो 17 से 51 3 बार में कट जाएगा, है ना। अब इसको 13 को 17 को 25 को और 49 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 270725। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, वो तो आप कर ही सकते हैं। तो यानी इतना सारा तरीका होगा, सोच लीजिए कि 52 कार्ड में से 4 कार्ड का कॉम्बिनेशन तैयार करना है तो इतने सारे तरीके होंगे, है ना। इतने सारे तरीके से आप उसको ये कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं उसकी ओर बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था आपको, सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि ये मतलब कि जो आपका सेकंड इसमें सॉरी पहला क्वेश्चन जो है इसमें कहा जा रहा था कि 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट, ये चारों कार्ड सेम सूट के हों, ये चारों कार्ड सेम सूट के हों, उसका क्या मतलब कि हो सकता है कॉम्बिनेशन। तो देखिए इसमें क्या है कि चारों कार्ड सेम सूट के हों, देखिए चारों कार्ड सेम सूट के हों तो देखिए आपको पता है ना कि 4 तरह का सूट होता है। तो ये चारों कार्ड अगर सेम सूट के हों यानी कि ऑल द 4, पहला में है ऑल द 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, तो सेम सूट का कार्ड होना चाहिए। तो देखिए आपको पता है ना कि 13 13 13 13 4 तरह का सूट्स होता है, उसमें से चारों कार्ड सेम सूट का होना चाहिए। तो या तो सारा कार्ड जो है क्लब हो जाता है, तो क्लब आपका 13 कार्ड होता है और 13 कार्ड में चारों कार्ड अगर क्लब का हो तो इतना भी उसका बन सकता है कॉम्बिनेशन का। या तो 13 कार्ड आपका स्पेड का हो और 4 उसमें से चारों कार्ड अगर स्पेड हो तो ये हो सकता है। या फिर 13 कार्ड आपका हार्ट का है, उसमें चारों कार्ड अगर हार्ट का हो तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। या 13 कार्ड डायमंड का हो तो उसमें 4 कार्ड चारों डायमंड हो जाए तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एडिशन प्रिंसिपल लगेगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल मत लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि चारों कार्ड सेम सूट का होना चाहिए। तो यहाँ पर वैकल्पिक है ना, यानी या तो चारों कार्ड जब स्पेड आ जाएगा, क्लब आ जाएगा तो स्पेड नहीं आएगा, हार्ट नहीं आएगा, डायमंड नहीं आएगा, यानी कोई भी एक ही सूट आएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शनल है, तो यहाँ पर हम एडिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। तो एडिशन प्रिंसिपल जब लगाएंगे तो 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 करेंगे तो 4 इंटू 13C4 हो जाएगा ये, है ना। 4 इंटू 13C4 होगा तो फॉर्मूला लगा देंगे इसका और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हो जाएगा 4 इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये 13 माइनस 4 फैक्टोरियल, और यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, है ना। और फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 4 है 13 गुने 12 गुने 11 और गुने 10 और गुने 9 फैक्टोरियल, इसको लिख दीजिए। नीचे में आपका 9 फैक्टोरियल है ही, 4 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल को काट दीजिएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 12 जो है 4 बार में कट जाएगा, है ना। 2 से ये 5 बार में कट जाएगा और सारे को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 2860 हो जाएगा। तो ये आपका तरीका हो जाएगा इसको बनाने का। देखिए समझ चुके हैं आप। अब देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, कि अब उसमें क्या था कि चारों कार्ड सेम सूट का होता है, उसका कॉम्बिनेशन निकालना था। अब हमको क्या करना है कि अब हमको निकालना है कि ये चारों कार्ड जो है वो डिफरेंट सूट्स का हो, उसका क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। ये चारों कार्ड जो है वो डिफरेंट सूट्स का हो, हमको उसका कॉम्बिनेशन निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे उसको निकाल सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा उस चीज को। देखिए यहाँ पर चारों कार्ड जो है डिफरेंट सूट्स का हो तो उसका क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी 13 कार्ड जो है आपका, 13 कार्ड जो है उसमें से एक कार्ड होना चाहिए क्या, 13 कार्ड में से एक कार्ड आपका होना चाहिए स्पेड का, 13 कार्ड में से एक कार्ड होना चाहिए क्लब का, 13 कार्ड में से एक कार्ड होना चाहिए हार्ट का और 13 कार्ड में से एक कार्ड होना चाहिए डायमंड का, है ना। तो
लेकिन चूंकि चारों कार्ड आना है एक साथ, तो यहाँ पर एडिशन प्रिंसिपल अब नहीं लगेगा, अब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लगेगा। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया 13C1 और इसका पावर हो गया कितना 4, इस पूरे का पावर 4 कर दीजिएगा और इसका आप वैल्यू कैलकुलेट कर ले सकते हैं। तो आप इसका जब वैल्यू कैलकुलेट करिएगा तो ये निकल के जो आएगा क्या हो जाएगा देख लीजिए 13 है ना, इसको 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 13 माइनस 1 फैक्टोरियल है और ये आपका उस पर 4 पावर हो जाएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा ये 13 और ये आपके इसको 13 है 13 फैक्टोरियल है सॉरी, तो 13 इंटू 12 फैक्टोरियल इसको लिख दीजिए 1 है और यहाँ पर 12 फैक्टोरियल है, 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल कट जाएगा, पूरे पर पावर 4 है तो ये 13 टू द पावर 4 हो जाएगा। देखिए इतना सारा तरीका होगा इस मतलब इस कॉम्बिनेशन को बनाने का, तो ये भी आप समझ गए हैं। चलिए अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न जो है इसमें कहा जा रहा है कि ये जो कार्ड है वो बाद यानी अब जो है वो चारों कार्ड फेस कार्ड हो, इसका हमको निकालना है। तो देखिए चारों कार्ड अगर फेस कार्ड हो, इसमें तो कोई भी फेस कार्ड हो सकता है चारों में से। फेस कार्ड आपके पास कितने हैं, फेस कार्ड आपके पास टोटल जो है आपके पास टोटल फेस कार्ड कितने हैं, तो टोटल फेस कार्ड आपके पास 3 चौका 12 12 है और 12 कार्ड में से 4 कार्ड फेस कार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर अब तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि चारों कार्ड फेस कार्ड होना चाहिए। तो क्या होगा फेस कार्ड जो है आपका टोटल कितना है 12 है और उसमें से चारों का चारों कार्ड जो है फेस कार्ड होना चाहिए, तो यानी 12 कार्ड में से 4 कार्ड जो है फेस कार्ड होना चाहिए। तो उसका कॉम्बिनेशन इतना तरीके से बन सकता है, तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 12 माइनस 4 फैक्टोरियल, यानी यहाँ हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, है ना। अब इसको हम लोग कैलकुलेट जब करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 495। तो ये भी हम देख चुके हैं। अब जो है अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जो ये जो कार्ड है वो क्या होना चाहिए। ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि कार्ड जो है वो चारों कार्ड जो है इसमें अगला जो क्वेश्चन था उसमें क्या कहा जा रहा था, उसमें कहा जा रहा था आपको कि 2 कार्ड्स आर रेड कार्ड एंड 2 कार्ड्स आर ब्लैक कार्ड। देखिए 2 कार्ड रेड होना चाहिए और 2 कार्ड जो है आपका ब्लैक होना चाहिए। तो रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड का प्रॉब्लम निकालना है हम लोग को। तो देखिए रेड कार्ड जो है वो भी 26 होता है और ब्लैक कार्ड भी आपका 26 होता है। तो जो 4 कार्ड हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं वो 4 कार्ड में 2 कार्ड रेड कार्ड हो और 2 कार्ड ब्लैक कार्ड हो, उसका कॉम्बिनेशन अगर बनाएंगे तो 26C2 होगा, है ना, और फिर 26C2 होगा। और चूंकि दोनों कार्ड आने हैं, 2 रेड कार्ड भी आने हैं और 2 ब्लैक कार्ड भी आने हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल यहाँ पर लगेगा। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 26C2 का इसका स्क्वायर कर देंगे और फिर क्या हो जाएगा ये 26 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 26 माइनस 2 फैक्टोरियल, इस पूरे पर आपका पावर आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 26 फैक्टोरियल इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल। इसको लिख देते हैं, ये 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 कर सकते हैं और इसको हम लोग 24 फैक्टोरियल लिख सकते हैं और उसका पावर हम लोग 2 देंगे तो 24 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये से 13 बार में कट जाएगा और 13 गुने 25 तो जो होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 325 का स्क्वायर आएगा जो कि 10,500 10 56 25 के बराबर आपका आ जाएगा आंसर। इस तरह से इतना कॉम्बिनेशन बन सकता है ना। और अब जो आपका क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है, 5वां क्वेश्चन है कि 4 रेड कार्ड्स। अब यहाँ पर आपका जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें कह रहा है कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। ये कार्ड जो है वो सेम कलर के हो उसका निकालना है। तो ये 4 कार्ड जो है आपका सेम कलर का हो उसका हम लोग को कॉम्बिनेशन निकालना है। तो देखिए चारों कार्ड सेम कलर के हो, तो चारों कार्ड सेम कलर के हो तो या तो चारों कार्ड ब्लैक भी हो सकता है या चारों कार्ड रेड भी हो सकता है। तो 26 आपका होता है रेड कार्ड और 26 होता है आपका ब्लैक कार्ड, उसमें से चारों कार्ड अगर निकल जाता है तो रेड कलर का, तो उसका जो कॉम्बिनेशन होगा 26C4 आएगा, इसका भी 26C4 आएगा। लेकिन चूंकि अब आना एक ही को है तो यहाँ पर एडिशन प्रिंसिपल लगाएंगे और एडिशन प्रिंसिपल जब लगाएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 26C4 और ये वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 26 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 22 फैक्टोरियल, है ना। और जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 29900। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम जो है इस तरह के आपसे बन जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए अब जो है एक अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन जो है उसमें कहता है कि हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वोवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इन वॉल्यूट। इन वॉल्यूट INVOLUT, इन वॉल्यूट एक वर्ड है, उस वर्ड से 3 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट का प्रयोग करते हुए बिना मीनिंग वाले या मीनिंग वाले कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं
इसका हमको संख्या निकालना है ना। तो देखिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं बोर्ड पर किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, समझने का इसको प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर अब जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो वर्ड हमारा है क्या है, इनवॉल्यूट है, INVOLUTE। देखिए ये जो वर्ड है वो है INVOLUTE, इनवॉल्यूट जो वर्ड है ना। तो इसमें हमको कहा जा रहा है कि 3 वॉवेल का इस्तेमाल करना है और 2 कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल करना है हमको, और 3 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल करते हुए हमको एक वर्ड बनाना है, 5 लेटर का वर्ड बनाना है ना। कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वॉवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इनवॉल्यूट। इनवॉल्यूट लेटर का जो वर्ड्स का जो लेटर्स है उनमें 3 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल करते हुए मीनिंग वाले या बिना मीनिंग वाले कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर वॉवेल कितने हैं पहले आपको ये जानना पड़ेगा। तो देखिए वॉवेल कौन कौन सा है, इसमें वॉवेल आपका कौन कौन सा है देख लीजिए, आई एक वॉवेल है, ओ एक वॉवेल है और यू एक वॉवेल है, यानी इसमें आप देख और ई भी है, इसमें ई भी है, यानी 4 वॉवेल हैं आपके। और कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट जो आपके हैं वो कौन कौन है, एन है ना, वी है और एल है और टी है। देखिए इसमें आपको यहाँ पर दिया हुआ है 4 वॉवेल है और 4 कॉन्सोनेंट है ना, 4 वॉवेल और 4 कॉन्सोनेंट, 2 4 6 8 लेटर का वर्ड्स है, इसमें 4 वॉवेल हैं और 4 कॉन्सोनेंट्स हैं। अब हमको क्या करना है कि हमको बनाना है वर्ड्स 3 वॉवेल का इस्तेमाल करना। तो हम 3 वॉवेल का अगर इस्तेमाल करेंगे तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं वॉवेल्स को। हमारे पास 4 वॉवेल में से 3 वॉवेल को सिलेक्ट करेगा तो यही तरीका होगा 4C3 है ना, और 4 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करने का ये तरीका होगा। लेकिन अब चूंकि सेलेक्ट हमको दोनों को करना है, तो जब हमको सेलेक्ट दोनों को करना है तो तरीका कितना हो जाएगा, दोनों को लेना होगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यहाँ पर रहेगा है ना। तो ये अब इसका हम लोग वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल आएगा अपॉन ये 3 फैक्टोरियल आएगा और इनटू 1 फैक्टोरियल आएगा ये है ना, और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल होगा और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल होगा और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल है तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 3 फैक्टोरियल और नीचे 3 फैक्टोरियल है, कट जाएगा। यहाँ पर 4 फैक्टोरियल है तो हम इसको 4 गुने 3 गुने 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, नीचे में 2 फैक्टोरियल है और फिर एक 2 फैक्टोरियल 2 है तो 2 फैक्टोरियल को तो 2 ही लिख सकते हैं, इससे ये कट जाएगा तो आपका कितना हो गया 4 दिए 12, ये आपका कितना आ जाएगा, ये 4 है और ये 4, ये आपका कितना आ जाएगा 4C3 का वैल्यू, ये आपका इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आप देखिए स्लाइड में थोड़ा देख लेते हैं, देख लीजिएगा कि द नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग 3 वॉवेल्स आउट ऑफ 4, ये 4C3 है, इसका वैल्यू 4 आ गया। हाँ यहीं पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये 4C3 का जो वैल्यू है यहीं पे हम लोग निकाल देते हैं। देखिए 4C3 का जो वैल्यू है, इतना हमको कैलकुलेशन करने की क्या आवश्यकता है, फालतू के कैलकुलेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए इसका वैल्यू आपका 4 आएगा और इसका वैल्यू आपका निकल कर 6 आएगा, यानी 24 होगा इसका तरीका है ना, तो 24 होगा। अब देखिए यहाँ पर 24 जो तरीका आया वो सिलेक्शन का तरीका आया है ना, 24 तरीका जो हुआ वो सिलेक्शन का तरीका आया, लेकिन 5 जो लेटर्स हैं उन 5 लेटर्स का जो परमुटेशंस है वो फैक्टोरियल 5 तरीके से होगा ना। ये जो 5 वर्ड ठीक है, हमने मतलब कि 3 वॉवेल को और 2 कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करने का जो एक साथ सिलेक्शन होगा वो 24 वे होगा उसका, लेकिन चूंकि 5 लेटर्स हैं तो 5 लेटर्स को मतलब अगर हम परमुटेशन बनाएंगे वर्ड बनाने के लिए तो उसका फैक्टोरियल 5 तरीका होगा, यानी नंबर ऑफ वर्ड जो होगा वो 24 × 5 फैक्टोरियल होगा और इसका वैल्यू आएगा 2880 इस तरीका से। तो यहाँ पर देखिए कि परमुटेशन के साथ कॉम्बिनेशन के साथ साथ परमुटेशन का भी इस्तेमाल करना पड़ गया हम लोग को है ना। अब देखिए अब जो हमारा क्वेश्चन है इसको आप जरा से देखिए, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, मतलब 4 बॉय का और 4 गर्ल्स का और 7 बॉयज का एक ग्रुप है, 4 गर्ल्स और 7 बॉयज का एक ग्रुप है। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड, मतलब कि 5 मेंबर का एक टीम बनाना है, 5 मेंबर का एक मतलब कि आपके पास 4 गर्ल्स और 7 बॉयज का मतलब कि ग्रुप है और उसमें 5 मेंबर का एक टीम बनाना है। तो टीम बनाने में कंडीशन दिया हुआ है कि नो
मतलब एक भी गर्ल्स नहीं हो उस टीम में और एटलीस्ट 1 बॉय और 1 गर्ल हो और एटलीस्ट 3 गर्ल्स हो, तो क्या क्या इसका तरीका हो सकता है, तो इसको आप समझिए। देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन है इसको आपको समझना पड़ेगा, इसमें क्या कहा जा रहा है इसको समझिएगा, क्लियर भी हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ पर आपके पास बॉयज की संख्या कितनी है, तो बॉयज आपके पास 7 है। बॉयज आपके पास कितने हैं, बॉयज आपके पास 7 हैं, गर्ल्स आपके पास कितने हैं, 4 हैं। और कमेटी बनाना है, पहला जो कमेटी बन रहा है, पहला जो टीम बन रहा है उसमें 9 गर्ल्स होना चाहिए, 9 गर्ल्स होना चाहिए, मतलब हम गर्ल्स को उसमें लेंगे ही नहीं। तो यानी कि जब कोई गर्ल्स को लेना ही नहीं है तो हम गर्ल्स को सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो यहां पर होगा कि नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग टीम ऑफ 5 हैविंग नो गर्ल्स, हैविंग नो गर्ल्स। अगर गर्ल्स हो ही नहीं तो देखिए कि 7 बॉयज में से ही 5 बॉय को हम सेलेक्ट कर लेंगे, गर्ल्स को सेलेक्ट करेंगे ही नहीं। और इसका वैल्यू निकाल देंगे तो ये 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो अब ये जो वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा वो 24 निकल के आ जाएगा। अब देखिए दूसरा जो कंडीशन है, दूसरा कंडीशन में कहता है कि एटलीस्ट 1 बॉय, यानी कम से कम 1 बॉय और 1 गर्ल होना चाहिए। एटलीस्ट 1 बॉय और 1 गर्ल एंड 1 गर्ल, एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो देखिए कमेटी कैसे कैसे बन सकता है, यानी एटलीस्ट 1 बॉय है, मतलब 1 बॉय अगर रहेगा तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 4, है ना। अगर 2 बॉय रहेगा तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 3। अगर 3 बॉय रहेगा तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 2। और अगर 4 बॉय रहेगा तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 1। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम लोग को एटलीस्ट 1 बॉय का कॉम्बिनेशन बनाना, तो एटलीस्ट मतलब मिनिमम 1 बॉय होना चाहिए। तो हम मैक्सिमम 5 तक भी मैक्सिमम जा सकते हैं, 5 का कमेटी बनाना है, 1 गर्ल्स भी उसमें लेना है और मिनिमम एक बॉय होना चाहिए, है ना। इसमें है कि एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो मतलब कम से कम 1 बॉय और 1 गर्ल होना चाहिए। तो यानी कि आप ये तरीका हो सकता है आपके पास। और उसी तरह से आप इसको कैसे कर सकते हैं, 1 बॉय और 4 गर्ल को अगर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये क्या हो जाएगा, आपको 7 बॉय में से 7 बॉयज में से 1 बॉय को सिलेक्ट करना है और आपको 4 गर्ल्स, आपको 4 गर्ल्स में चारों गर्ल्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो तरीका आपका ये हो गया, है ना। और चूंकि ये दोनों सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल काम करेगा। यहाँ पर देखिए कि आपको 7 बॉय में से 2 बॉय सिलेक्ट करना है और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना, तो आपका ये कॉम्बिनेशन होगा। उसके बाद आपको 3 बॉय है, मतलब 7 बॉय में से 3 बॉय को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करना, तो ये तरीका हो जाएगा। उसके बाद आपको 7 बॉय में से 4 बॉय को सिलेक्ट करना है और 4 गर्ल्स में से 1 गर्ल्स को सिलेक्ट करना, तो ये तरीका हो जाएगा, है ना। अब लेकिन ये जो टीम बनेगा तो कोई एक ही ना, ये सारा टीम तो नहीं बन सकता, 5 का टीम बनाना है। तो यहाँ पर सबका एडिशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से हम लोग ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगा उसको हम लोग बना लेंगे, है ना। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इसका कैलकुलेशन आप खुद से भी कर ले सकते हैं, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा और कैलकुलेशन आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इसको हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन, इसमें और एक बचा हुआ रह गया है, उसमें इसको तो आप कैलकुलेट कर ही लेंगे आई थिंक। अब देखिए आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं, इसमें एक थर्ड पोर्शन जो बचा हुआ रह गया है उसको भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है इसमें कह रहा है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स, यानी कम से कम 3 गर्ल्स होना चाहिए कमेटी में। तो देखिए हम यहाँ पर कमेटी में एटलीस्ट 3 गर्ल्स का बात किया जा रहा है, तो अब चलिए 3 गर्ल्स का हम कमेटी बनाते हैं, टीम बनाते हैं। तो गर्ल्स 3 है तो बॉयज 2 को लेना पड़ेगा, लेकिन गर्ल्स तो हम 4 भी ले सकते हैं। तो गर्ल्स अगर 4 लेंगे तो बॉय तो हमको 1 ही लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए यही हमारे पास बच रहा है ऑप्शन, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमको कहा जा रहा है कि हमको जो कहा जा रहा है उसमें कहा जा रहा है क्या, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो आप एटलीस्ट, इसमें कहा जा रहा है एटलीस्ट 3 गर्ल्स, यानी कमेटी में कम से कम 3 गर्ल्स होनी चाहिए, या टीम में 3 गर्ल्स होना चाहिए। तो 3 गर्ल्स होना चाहिए, तो 3 गर्ल्स को लेते हैं तो 2 बॉयज को लेना पड़ेगा, 5 का कमेटी बनाना है तो। लेकिन हम 4 गर्ल्स भी तो ले सकते हैं, एटलीस्ट 3 गर्ल्स कहा जा रहा है, लेकिन 4 गर्ल्स भी ले सकते हैं। आप कहिएगा कि 5 गर्ल्स क्यों नहीं ले सकते हैं, तो 5 गर्ल्स है ही नहीं तो लेंगे कहाँ से, गर्ल्स की संख्या तो 4 ही है। अगर 5 गर्ल्स रहता तो 5 गर्ल्स भी हम लोग ले सकते थे वहां पे, लेकिन चूंकि टीम में ग्रुप में 4 ही गर्ल्स है तो 4 ही गर्ल्स तक हम ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनाइएगा,
4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करिएगा तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, और 7 बॉयज में 2 बॉयज को सेलेक्ट करिएगा तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। और चूंकि दोनों का सिलेक्शन होना है तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल काम करेगा। उसी तरह से यहाँ 4 गर्ल्स में से चारों गर्ल्स को ले लीजिएगा और 7 बॉय में से 1 बॉय को लीजिएगा तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, लेकिन टीम तो एक ही बनेगा ना, तो फिर यहाँ पर एडिशन प्रिंसिपल लगा देंगे। तो इतना तरीका होगा टीम को बनाने का। इसका भी कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लेंगे, है ना। तो देखिए इस तरह के प्रॉब्लम जो है आप सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए अब जो है, अब मैं इस चैप्टर को फाइनल टच देने जा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस और भी बचे हुए हैं जो आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आज मैं इस सेशन को, कॉम्बिनेशन के सेशन को खत्म करने जा रहा हूं, लेकिन आज के सेशन में जो भी बातें मैंने आप लोगों को बताया है उसी पर आधारित, उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित, उसी फॉर्मूले पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के 7.4 एक्सरसाइज को आप खुद से अटेम्प्ट करिएगा। आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पीडीएफ के रूप में आपको मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड करके होमवर्क प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।